जिन्होंने काफ़ी कुछ नया, किसी ने एआई का यूज़ करके, किसी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके काफ़ी कुछ अच्छे सॉल्यूशन निकाले। जैसे मुझे देशमुख साहब पर्सनली बहुत पसंद हैं। जब ये महाराष्ट्र कैडर में आईएएस ऑफिसर थे तो जहाँ पर गए तो उस ज़िले में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा कारें थी, बहुत लग्जरियस, बहुत अमीर लोग रहते थे, और वहीं पे सबसे ज़्यादा फीमेल फोर्टिसाइड था, यानी कि लड़कियों को कोख में मार देते थे। अब इन्होंने बहुत कोशिश की कि उसको सुधारें, नहीं सुधार पा रहे थे, समझाने की कोशिश की। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो गलत लोग काम करते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी वो भी इन्हेंसमेंट, तो वहाँ पे क्या हुआ, मशीनें जो है साइकिल के करियर पे रख के सोनोग्राफिक मशीनें चलने लगी। तो वो लोग क्या होता था, गाँव-गाँव जाते थे, तो आपने देखा होगा अस्पतालों में लिखा होगा कि यहाँ पे गर्भ जो है वो जांच, लिंग जांच नहीं की जाती है, ये अपराध है, सरकार ने उसको कानूनी अपराध कर दिया, जन्म से पहले आप नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, वहाँ पे पूरा एक कार्टेल चला उनका कि वो लोग गांव-गांव जाते थे और वो मशीनें लाद के लेके जाते साइकिल पे और वहीं घर में ही चेक कर लेते थे। तो ये होता था कि भाई लड़की है तो ख़त्म कर दो इसको। तो लगातार इसकी वजह से जेंडर इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा था। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इसको सही करें, लोगों के अंदर बातचीत की, तो इन्होंने थोड़ा हिस्टोरिकल एविडेंसेस कलेक्ट किया कि क्या रीज़न है कि यहाँ पे लोग लड़कियों को पसंद नहीं कर रहे हैं और लड़कों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो खैर उन्होंने जब इसके रीज़न पता चले कि प्राचीन समय से ये क्षेत्र ऐसा रहा जहाँ रिसोर्सेज कम रहे हैं, लड़ाइयाँ रही हैं, तो उन्होंने बाकी चीज़ों को देखा कि लोग वही आजकल माइंडसेट कैरी कर रहे हैं। तो इन्होंने हर तरफ से दबाव डालना शुरू कर दिया। सबसे पहले इन्होंने अपने दोस्तों की मदद, सरकार के पास अपना प्रपोजल भेजा, सरकार ने आएगा, बजट आएगा, तो इन्होंने अपने दोस्तों से मदद ली और टेक्नोलॉजी डेवलप करनी शुरू की। तो सबसे पहले इन्होंने सोनोग्राफिक मशीनों में चिप डलवाने शुरू किए और सारे सर्वर अपने ऑफिस में रख लिए कि जैसे कोई सोनोग्राफिक मशीन यूज़ होगी, इनको पता चल जाएगा उसकी लोकेशन क्या है, जीआई जो लोकेशन क्या है, सिम में आपको पता है लोकेशन पता चल जाती है, और कौन यूज़ कर रहा है। तो इन्होंने ट्रेस करना शुरू किया और देखते देखते वहाँ पर जब इन्होंने दबिश, रात में जाके दबिश कर रहे हैं, दिन में दबिश डाल रहे हैं, पुलिस को लगा दिया, प्रशासन को लगा दिया, क्योंकि अब जैसे कोई यूज़ कर रहा है पता चलना शुरू हो गया। तो इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और इसका नतीजा रहा कि वहाँ पर फीमेल फोर्टिसाइड बहुत कम हो गया और जो लोग कर रहे थे उनको पकड़ा गया। लोगों के अंदर डर बैठा हुआ कि नहीं सरकार हमें देख रही है, पता नहीं कैसे पता कर ले रही कि यहाँ पर कुछ हुआ। तो ऐसा करके उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगियाँ बचाई। आगे चलकर उनको इस काम के लिए बेहतरीन एक सिविल सर्वेंट का अवार्ड भी मिला। तो यहाँ आपको बताते हैं कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है, तो यहाँ पर भी हमें वो तरीका फॉलो करना होगा। तो क्या है, जो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री को पढ़ने से पहले कैरेक्टर को समझना जरूरी है। मान लो बिपिन चंद्रा की बात कर लें, या हम बात करें प्लासी से जो फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय, ये आप सेल्फ रीडिंग के लिए भी ये बुक होनी चाहिए आपके पास, ऑनलाइन मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो पर्सनली बहुत पसंद है वो है शेखर बंदोपाध्याय की फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। तो प्लासी युद्ध के बाद ही ब्रिटिश शासन लागू हो गया था और टिल पार्टीशन 1947 तक। तो ये उन्होंने बड़े मज़ेदार तरीके से स्टोरी बताई है। अब हिस्ट्री क्या है, स्टोरीज चलती हैं, इतिहास किसी एक का नहीं है। मैंने जैसे उस दिन क्लास में आपको बताया था कि एक साथ कई इतिहास चल रहे होते हैं। जैसे मान लो भारत में चल रहा है कुछ, तो भारत में गांधी कुछ अपना कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी अहिंसात्मक आंदोलन लेके चल रहे हैं, नॉन वायलेंट पे हैं। लेकिन उसी समय देश में कहीं कुछ जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन भी पैदा हो रहा है। उसी समय मैंने आपको बताया था कि पैरेलली ही उसी समय पे संथालों की कुछ समस्या चल रही है, वनवासियों की समस्या चल रही है। तो आज जैसे तुम देख रहे होगे मणिपुर में जो विवाद हो रहा है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, बहुत पुरानी, आज़ादी से पहले की हैं। आखिर क्या हुआ था कि वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर कन्वर्जन अलाउ हो गया था। तो ये आज की समस्या। तुम सोचोगे मणिपुर के बारे में तुमने आज न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, तुम्हें बहुत कुछ पता चल गया, कभी जान ही नहीं पाओगे बेसिकली वहाँ प्रॉब्लम क्या है, मैतीज और कुकीज़ की क्या प्रॉब्लम है। तुम जहाँ वहाँ एंथ्रोपोलॉजी कैसे समझ पाओगे कि म्यांमार से लगता हुआ जो पूरा जंगल है वो सेम एंथ्रोपोलॉजी के साथ है। तो उसकी जड़ें आज नहीं है, बहुत पुरानी हो जड़ें। कि क्या हुआ था कि हम जो है, जो हम अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, तो हमने उनको पहचानों के आधार पर उनके इतिहास अलग क्यों बनाए। ऐसे ही मैंने आपको बताया था, उसी समय विश्व में भी कुछ चल रहा था। जब भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो दुनिया विश्व युद्ध लड़ रही थी। जिस ब्रिटेन ने भारत को बाजार की तरह इस्तेमाल किया, उसका बाजार टूट रहा था, अमेरिका उसका बाजार कैप्चर कर रहा था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही थी। जो भाप के इंजन जेम्स वाट ने पूरी पावर पैदा करती थी, वो जेम्स वाट का इंजन थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिकल इंजन में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये मत समझना कि इससे इतिहास में फर्क नहीं पड़ा, सब कुछ चल रहा था, क्योंकि भाप के इंजन की वजह से ही ब्रिटेन को बहुत बड़ा बूस्ट मिला था, उसका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। लेकिन भाप के इंजन की एक लिमिटेशन है, वो पर्टिकुलर इतना कोयला जलाने पे इतना ही एनर्जी निकाल पाती, इतने वॉट एनर्जी निकाल पाती है। अब थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कर दिया।
और जब इलेक्ट्रिकल, टेस्ला ने क्या किया, एसी को कन्वर्जन कर दिया, डीसी एसी सब कुछ आ गया। तो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था वो किसके पास चला गया, अमेरिका के पास चला गया। तो ब्रिटेन से मूव करके अमेरिका के पास। अब जो ब्रिटेन की मार्केट थी वो श्रिंक होने लगी। कंपटीशन कौन दे रहा था उसको, अमेरिका दे रहा था, उसकी मार्केट पकड़ रहा था। अब उसके लिए भारत में रहना फायदेमंद नहीं था। तो भले चाहे तुम यहाँ कितनी कहानियां पढ़ो, लेकिन वहां पर कुछ और चल रहा था। वहां पे पॉलिटिकल पार्टी थी, चर्चिल था। तो जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद चर्चिल किनारे हो गया। चर्चिल भारत का एक बहुत भयानक दुश्मन की तरह था वो। लेकिन जब क्लेमेंट एटली आया तो वहां पे भी पार्टीज है, लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी का माइंडसेट अलग है। अब तुम सोचो, तो वो तुम्हारे साथ निगोशिएशन टेबल पे बैठा था। नहीं तो चर्चिल कह रहा था, अरे गांधी को क्या बोला, अधनंगा फकीर, ये क्या करेगा, ये हमसे आजादी ले पाएगा। वो समझता था कि जितने भी श्वेत लोग हैं, जैसे व्हाइट मैन्स बर्डन, जो व्हाइट मैन सुप्रीमेसी थी वो इतनी ऊपर थी, उनको लगता था ये ब्राउन, ये ब्लैक, ये पैरों के जूते के नीचे रखे जाने वाले, बहुत घमंड में था वो। लेकिन जब दूसरी पार्टी आती, क्लेमेंट एटली आते हैं, तो वहां पर एक नया चीजें आती, मानवतावादी। जब अमेरिका अपना जो फ्रीडम डिक्लेरेशन करता है, तो वहां पर वो क्या करता है, मानवतावादी चीजों के बारे में बात करता है कि किसी को नस्ल के आधार पर आप नहीं दबा सकते। पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद का विरोध होने, 1945 में एक बम गिरा, जापान जो कि एक तरह से इंपेरिकल बहुत बड़ा साम्राज्य था, वो भी एक तरह से चीन को उसने कब्जा किया, बहुत बड़े भूभाग पे लड़ाई लड़ी। तो उधर क्या नाम है मुसोलिनी, उधर क्या नाम है हिटलर, ये सब एक साथ क्या हुआ, तानाशाही डाउन हो गई। और वहां पर फ्रीडम, लोग की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, लोकतंत्र की बातें, डेमोक्रेसी, ये सब अचानक से क्या हुआ, ऊपर आ गया। तो पूरी दुनिया में 1940-45 के बीच में बहुत कुछ चेंज हो गया। अब वो चेंज भारत में भी आया। तो अब ब्रिटेन को यहां पर अगर रहता तो पूरी दुनिया आरोप लगाती ना कि तुम उपनिवेशवादी हो, तुम कॉलोनाइजर हो, तुम जो है देखो सबको इकट्ठा कर रहे हो। प्रेस आ गया था, प्रेस भी बहुत बड़ी भूमिका, लोग लिखने लगे थे। भारतीय जो है अंग्रेजी सीखकर गदर मूवमेंट में जाकर सैन फ्रांसिस्को में बैठ के वहां पे बता रहे कि देखो भारत के खिलाफ कितना हो रहा है। तो पूरी दुनिया में कई कहानियां एक साथ चल रही थी। सैन फ्रांसिस्को में अलग चल रहा था, साउथ अफ्रीका में अलग कहानी चल रही थी, भारत में अलग कहानी चल रही थी, और कई लेवल पे कहानियां चल रही थी। वहीं कुछ लोग थे, उन्हें लगा कि आज़ादी पाकर हम करेंगे क्या। मान लो सती नारी को जलाया जा रहा है, बालिका विवाह हो जा रहा है, विधवा को दोबारा शादी करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर प्रताड़ना हो रही है। तो उन्होंने कहा कि बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, पहले हम धार्मिक सुधार तो करें, सामाजिक सुधार तो करें, सोशल रिफॉर्म्स करें। तो क्या होता है, एक साथ हिस्ट्री में कई कहानियां एक साथ चल रही, पैरेलल चल रही होती हैं। लेकिन पैरेलल कहानियां लिखी नहीं जा सकती, कहानियां हमेशा सीक्वेंस में लिखी जाती हैं। एक कहानी शुरू हुई तो वह कहानी खत्म होगी। हिस्ट्री को बटोरना पड़ता है, हिस्ट्री फैलती है। ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका अलग होगा, हिस्ट्री पढ़ने का तरीका अलग होगा। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, नॉवेल लाइक रीडिंग। नॉवेल लाइक रीडिंग हिस्ट्री पढ़ने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है, पूरी किताब को पढ़ जाओ, कोई नोट्स नहीं, कोई फलाना नहीं, ठिकाना नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। नॉवेल लाइक रीडिंग, कहानी की तरह पढ़ो। क्या चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, क्या हुआ, लाल बाल पाल, गरम दल कैसे बन गया, कैसे सूरत विभाजन में अलग हो गए, कांग्रेस क्या कर रही थी, चिट्ठी पत्री से कौन से आज़ादी उन्हें हासिल कर दी थी, फिर उधर ही संथालों का क्या वो था, क्यों वनवासी लोग आंदोलन कर रहे थे, आखिर क्या, जो वन कानून फॉरेस्ट एक्ट बना उसने उनके अधिकार छीन लिए। उनको तो ये था ना, मुझे मेरा जंगल, मेरी ज़मीन पे मेरा अधिकार होना चाहिए, वो हटा के बाहर कर दिया। तो इन चीज़ों से बहुत कुछ बदल जाता है। तो आप क्या करोगे, जब आप ये जो बुक मैंने दी है, जब इसको पूरा कुछ भी इसमें से कुछ भी उम्मीद ही मत करना कि निकालना है, बस कहानियाँ पढ़नी है, चलने दो कहानियों को। तो ये जब पैरेलल कहानियाँ आपको पता चलेंगी तो तुम्हें आगे चलकर इनके बीच में लिंक निकालना होगा। तो तुम्हारे अंदर एक इंसाइट डेवलप होगी कि ऐसा नहीं था कि देश के ही अंदर आंदोलन जो चल रहा था उसने बहुत बड़ा, हमें बताया ना बचपन से, इन्होंने ऐसे फोटो से, मैं बचपन से, हम 15 अगस्त 26 जनवरी 2 ही बार याद करते हैं। आज सोशल मीडिया हो गया, थोड़ा ज़्यादा बार याद कर लेते हैं, ये फलाना दिवस है, इधर कौन कितनी ज़्यादा पोस्ट फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसके सिवा क्या है, तो क्या केवल यही चीज़ें जिम्मेदार थी, इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ चल रहा था, ठीक है। आज से कुछ दिन पहले, इसी आज़ादी से कुछ दिन पहले कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज अगले 1000 साल तक नहीं डूबेगा, ये बोला गया था। पूरी दुनिया में साम्राज्य, तो ऐसा क्या हुआ 2-3 साल के अंदर कि वो अपना बुरिया बिस्तर छोड़कर भाग गए। और जिस देश को 190 साल में उन्होंने कब्जा किया था, उसको 3 हफ्ते के अंदर रेडक्लिफ लाइन ड्रॉ की थी। रेडक्लिफ क्या था, वकील था, जज था। माउंटबेटन ने बुलाया कि यार भारत पाकिस्तान का विभाजन होना है, इकट्ठे नहीं रहेंगे। वो बंदे ने 3 हफ्ते के अंदर लाइन ड्रॉ की थी, और उसको पता था कि जिस दिन ये लाइन ड्रॉ हो गई, ये लाइन खून पिएगी,
और कभी भी उठा के देखना पूरी दुनिया में, चाहे इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा देखना, अफ्रीका बेस्ट एग्जाम्पल है। अभी देखो फिर से वहाँ कूप हुआ। अफ्रीका को तो उन्होंने वियना में बैठ के स्केल से नापा था। अच्छा ये देखो 20 ऐसे, ये लाइन सुंदर लग रही है, ये फ्रेंच वाली है, मजाक नहीं है, ऐसे सच्चाई है। अफ्रीका वहाँ की जनजातियों का इलाका, वो एथनिसिटी है वहाँ पे, और वहाँ ऐसा है कि ये जो दो लोग हैं ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, वो दो लोग हैं वो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। तो क्या किया, उनसे उनकी एथनिसिटी नहीं पूछी, उनको तो इंसान ही नहीं समझा उन्होंने। क्या किया, लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ये दोनों दोस्त हैं, इनके बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, ये दोनों दुश्मन हैं, इनके बीच की लाइन हटा दी। 25 लाख लोगों का खून केवल रवांडा की लाइन पे बहा है। अंदाजा लगाओ कितना नरसंहार हुआ, कितना ब्लड बाथ हुआ होगा। स्केल से बांटा है। कभी भी अफ्रीका का नक्शा उठा के देखना, इतनी खूबसूरत बाउंड्री, कभी देखना नोटिस करना कि ये सीधी सीधी बाउंड्रीज क्यों हैं। कभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि तुम देखना ऐसे 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर लाइन, इतना सुंदर, वो जंगल नदियों पहाड़ों का देश है, वहां लाइनें इतनी सुंदर क्यों हैं। कभी देखना अफ्रीका का नक्शा देखा कभी? तो तुम कभी दिमाग में नहीं आया कि ये लाइनें सीधी सीधी क्यों हैं। वो लाइनें स्केल पर बांटी गई हैं वियना में बैठ के, क्योंकि वो फ्रेंच का कॉलोनी थी, वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, वो तमाम जर्मनी की कॉलोनी थी। बोला अच्छा ये तेरा ये मेरा। अब दो दुश्मन जातियों को उन्होंने एक साथ रख दिया, दोस्तों को अलग कर दिया। तब से लेकर आज तक वो खून बहा। तो ये जब जब जहां जहां से गए हैं इन्होंने वहां ब्लड बाथ किया है, क्योंकि इनका ये था कि आज हम जा तो रहे हैं, लेकिन इनको इतना मजबूर करके जाएंगे, कल को ये कहेंगे स्वामी आप ही हमें बचा सकते हो, आओ और हमें बचाओ। वाइट मैन्स बर्डन बोलते हैं इसे, ये वाइट मैन सुप्रीमेसी है इनकी। तो किसी भी हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है बुक को नॉवल की तरह पढ़ना, फिर सेकेंड और थर्ड नोट्स बना के रिवीजन करना है, वो तो मैम बताएंगी आपको। तो आपको जो मोटी वाली किताब मिली है, मैंने एक बैच को जिम्मेदारी दी थी, सबने वादा किया था वेडनेसडे तक ख़त्म हो जाएगी। कितनी ख़त्म हो गई? हाँ आखिरी में पहुंच गए हो? आधुनिक पहुंच गए। कितने पेज खत्म हो गए? 285 खत्म हो गए। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने अभी बिस्मिल्लाह नहीं किया है, मतलब शुरुआत नहीं की है? हैं सेकेंड बैच वाले आगे निकल गए। तो अभी जाना है और बुक को 3 से 4 दिन के अंदर 400-500 पेज खत्म कर देने हैं। पढ़ डालो। नहीं उसके साथ वो पढ़ने बैठते हो गए, कॉपी कलम 4-6 कलर का हाइलाइटर, पेंसिल कलर, मोम कलर, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ क्या करना है नॉवेल की तरह। जब नॉवेल पढ़ते हो नोट्स थोड़े बनाते हो। हाँ जी, तुम अपनी वाली इतिहास पढ़ो ना। इस देश में तो हर इंसान का इतिहास अलग अलग है, इतिहास होता ही है पूरे। देखो कोई भी गवर्नमेंट आती है, किस बुक से लेके लड़ाई होती है? कभी मैंने किसी नेता को नहीं देखा नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द क्लाइमेटिक चेंजेस, कभी बात नहीं होता है। नहीं मैं जो है अब मैं जलवायु वाला चैप्टर, कभी बात नहीं करता है। बवाल सिर्फ एक ही किताब पे होता है, हिस्ट्री की बुक पे, क्योंकि सबका अपना इतिहास होता है और हम इतिहास को सिर्फ अपने नजरिए से देखते हैं। अगर हम अपने नजरिए से इतिहास ना देखें, लड़ाई खत्म हो जाएगी। सोच के देखो मणिपुर में क्या हो रहा है, सबका अपना इतिहास है। पूरी दुनिया में देखो सबका अपना इतिहास है, सब अपने इतिहास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इतिहास में ही संस्कृत की जड़ें होती हैं। और जिसकी संस्कृत ताकतवर है वही दूसरे के ऊपर डोमिनेट करेगा। और संस्कृत का एक नियम होता है कि डोमिनेंट कल्चर इंफीरियर कल्चर को निगल जाता है। इसीलिए जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सीधे आप पे सत्ता नहीं हासिल की। पढ़ना, जेम्स मिल का एक नाम याद रखना, ये इतिहास में जहां मिले उसको पकड़ लेना। ये जब आता है तो सबसे पहले हमारी किताबों का ट्रांसलेशन कराता है, फिर जेम्स मिल शुरुआत करता है, उसके बाद एक और नाम आता है मैकाले, और वो कहता है जेम्स मिल बेस दे के जाता है, उसको समझ में आता है इनकी जो बुक्स हैं बहुत बहुत डेप्थ में है, क्या करें। तो पहले तो वो कहता है हमारे लोगों को सिखाएं। नई शिक्षा नीति को 3 साल हुए हैं, बार बार हम ये कह रहे हैं कि अपनी लैंग्वेज में सीखो। इस बीच में मुझे ना कई छोटे छोटे वो रील्स के थ्रू कई कंट्रीज़ के बारे में, तो आप लोगों का फोकस उस पर होता है, मैं पीछे देखता हूँ बैकग्राउंड क्या है। तो कोरियंस कोरियन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जापानीज़ यूज़ कर रहे हैं, चाइनीज़ यूज़ कर रहे हैं, एक हम ही हैं जो अंग्रेजी यूज़ कर रहे हैं। बात भाषा की इन्फीरिटी की नहीं है, बात है कि आप किस में कंफर्टेबल हो।
वो इनोवेशन कर रहे हैं, हम कॉपी मशीन बने हुए हैं। तो इतिहास तुम्हें कई चीज़ें सिखाएगा। तो सबसे पहले इन कहानियों से परिचित हो जाओ। अगर कोई तुमसे पूछे कि बिरसा मुंडा कौन थे, उनका पर्सपेक्ट क्या था, नॉर्थ ईस्ट में किस तरह के आंदोलन हुए थे, गांधी का आंदोलन कहाँ तक सही था, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा था, तो बस एक बार तुम्हारे दिमाग में सारी पिक्चर होनी चाहिए। फिर टीचर इनको क्या करेगा, लिंक कर देगा कि देखो भाई ये वाले से ये वाला हुआ, ठीक है। क्यों माउंटबेटन को इतनी जल्दी पड़ी थी, रेडक्लिफ ने 3 हफ्ते में क्यों डिवाइड किया, रुक सकते थे थोड़ी देर, जैसे 190 साल रुके, 2-4 दिन और रुको, कौन सा तुम्हें कोई केवल एक ही आदमी से खतरा था, या तो उसको टेंशन थी कि भाई भाग ना जाए, अदरवाइज उसको टेंशन और तो ज़्यादा नहीं थी, हंसी मजाक के क्षेत्र में। तो यहाँ पर क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये है, 3 हफ्ते में, आज भी रेडक्लिफ ने अपनी डायरी में लिखा था, मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मुझसे 3 हफ्ते में विभाजन क्यों कराया गया और इसने क्यों खून पी लिया हमारा, इसने क्यों, और बहुत 5 लाख लोग ब्लड बाथ में मारे गए थे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, अनऑफिशियल तो बोधन शासक झेल रहे हैं। सो दिस इज द वे, जब आप जो ये बुक दी जा रही है इसको आप जल्दी से जल्दी इसको नॉवेल लाइक रीडिंग कंप्लीट कर दें। शेखर बंदोपाध्याय की किताब अगर आपको मिल जाती है, ठीक है, ऑनलाइन मिल जाएगी, आप शेखर बंदोपाध्याय को रीड करो, हिस्ट्री कहानियां हैं, हिस्ट्री को पढ़ो मजे से, क्योंकि मिडाइवल झेल नहीं पाओगे, मॉडर्न तुम्हारे साथ समझ में आती है, ठीक है। एंशिएंट में जब भी तुम्हें नींद ना आती हो उठा लेना, अच्छी नींद आएगी, ठीक है, बस ऐसे पढ़ते रहना है। तो आप कोशिश करो नॉवेल लाइक रीडिंग करो, कैरेक्टर्स में पता चले कौन कौन सा कैरेक्टर क्या प्ले कर रहा है, क्योंकि पूरा इतिहास भारत का साजिशों से भरा हुआ है। ये जो गुलामी का जितना भी दौर रहा वो पूरी की पूरी साजिश है। और वो ऐसा मत सोचना कि 1947 में तुम आज़ाद हो गए थे, तुम जब अंदर जाओगे तुम्हें पता चलेगा हम सिर्फ राजनीतिक रूप से हमें सत्ता दे दी गई, कई कारण है मौजूद हैं, कई कारण मौजूद हैं, और आपका बहुत मजाक उड़ाए। और ये तुम्हें कौन बताता है, एक फॉरेन राइटर बताता है, कभी मौका मिले ऑस्टिन को पढ़ना, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के बाहर एक बहुत अच्छी किताब है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इसको बाइबिल कहा जाता है, मतलब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखी गई एक ऑस्टिन की बुक है, उसको पढ़ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्टिन बाद में, नहीं जो इंस्टीट्यूट से मिले वो पढ़े, पहले इंस्टीट्यूट वाली। शेखर बंदोपाध्याय कहीं बैठे हो, वाटिका में आगे चले गए, पत्थर में बैठे, ध्यान लगाया, 4 पन्ने पढ़ लिए, 6 पन्ने पढ़ लिए, वो कहानी के रूप में है। तो हिस्ट्री में कहानियाँ पहले कलेक्ट करनी पड़ती हैं। लोग चैप्टर बाय चैप्टर सोचते हैं कि इसको पढ़ के याद करके बहुत बड़ा वो बन जाएंगे, कुछ नहीं होगा, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो जो बुक दी गई है उसकी जिम्मेदारी करो कि 1 हफ्ते के अंदर उसको ख़त्म कर दो, कर दोगे? मज़ा आएगा, देखना कई गुना तुम्हारा जो है वो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। डन? फिर टाइम मिले शंकर बंदोपाध्याय पढ़ लो। लोग वैसे विपिन चंद्रा कहते हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें हो गई, जैसे चंद्रा साहब जो थे, विपिन चंद्रा बहुत महान राइटर, लेकिन आपको पता होगा हिस्ट्री में लेफ्ट और राइट का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने अभी एक लाइन बोली थी, सबका अपना इतिहास, तो सबका अपना इतिहास है। तो एक दौर बना था 1954 के आसपास, 1954 के आसपास, कि लेफ्ट तरीके से लिखने का। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक पर्सपेक्टिव है, हिस्ट्री एक नज़रिया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तुम्हारा इतिहास, मेरा इतिहास, मैं किस साइड खड़ा हूँ बस इस पर मैटर करता है। तो हिस्ट्री में एक लेफ्ट का एक दौर आता है जो भारत को आलोचना यानी क्रिटिसिज्म के नज़रिए से देखता है। और ये कुछ और नहीं है, जिस मैकाले ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं ऐसे भारतीय चाहता हूँ जो रंग और रूप से तो इंडियन हो, ब्राउन मुंडे, लेकिन अपनी सोच में क्या हो, ब्रिटिश। तो वो एक स्टेटमेंट नहीं था, वो इतिहास की सबसे बड़ी साजिश थी जो भारत के खिलाफ की गई थी। वो बिना ब्रिटिश सेना को इन्वॉल्व किए उसने भारतीयों के मन के अंदर एक ऐसी धारणा पैदा कर दी कि हम अपनी संस्कृति को हे नज़र से देखने लगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल एक बहुत बड़े म्यूजियम, भारत में दुनिया के सबसे बड़े एक म्यूजियम की शुरुआत हुई थी। देखो, तुम सोच रहे हो कि मेरी क्लास में अगर हो, करंट के बिना बैठ रहे हो, तो एक आध तार में छुड़वा दूंगा एक्स्ट्रा, या तो अपने अंदर से करंट लेकर आओ या हमसे ले लो, या तो तुम अपने अंदर से लेकर आओ कि नहीं सर हम बिल्कुल अपडेटेड हैं, और या तो एक आध हर जगह प्लग में तार छुड़वा देते हैं। जिसका करंट अफेयर्स ठीक नहीं है, अफेयर का तो बाद में देखेगा, करंट तो मैं तुरंत ही दे सकता हूं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना। कल इतनी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है। पिछले 4-5 सालों से एक जो जिसे कहते हैं ना द इंडिया वे, उस सोच के लोग और उस सोच की हिस्ट्री आने लगी। कल दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम की शुरुआत भारत में हो रही है
किसी को इस क्लास में नाम नहीं याद है? ये जो नीम का पेड़ है उसकी छड़ी बड़ी अच्छी बनती है और गुरुकुल में पिटाई भी होती है। ये सोच रहा कि बड़ी सुंदर सी क्लास है, आध्यात्मिक फीलिंग लेंगे। फीलिंग लो तो पूरी लो, फीलिंग लो तो पूरी लो। जैसे हम विद्या मंदिर से पढ़े तो जैसे नंबर कम होता था सुबह सुबह से हाथ खोल के खड़े हो जाते थे। तो बेहिया होता है, तालाब के किनारे होता है, तो वो चपरासी सुबह जाके रख देता था, वो भी 1 नंबर का बेहिया था। और हमारे गुरु जी आचार्य जी वो तब तक मारते रहते जब तक उनकी अपनी घर की झगड़े का जो है गुस्सा हम पे ना उतर जाए। तो या तो कहो तो यहां से शुरू करें, ऐसे करें ना, एक आध छड़ी दे दे काम भर का, तो इसीलिए तो लगवाया, नहीं तो फिर क्यों नहीं पढ़ा। कल दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम, और बहुत खास बात है इसमें बहुत बड़ा मानवता का इतिहास संजोया गया है। अभी जब फ्रांस विजिट हुई तो प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही, ये छोटे प्राइम मिनिस्टर तुम्हारी पसंद नापसंद से मैटर नहीं करता, प्रधानमंत्री राष्ट्र का होता है, उसके स्टेटमेंट यूनिवर्सल होते हैं। अगर आपने देखा होगा वहां हम गए और वहां से अमेरिका और फ्रांस से जो हमारी मूर्तियां चोरी की गई थी वो वापस लाई गई, बहुत बड़ा ये कंसेंट बात हुई है। और उस पे करके उन्होंने एक स्टेटमेंट बहुत दिया कि भारत अब अपनी धरोहर को वापस लेकर आ रहा है। तुम्हें पता है कि हमारा इतिहास हम क्यों नहीं लिख पाए आज की डेट में? सबसे अभी जब तक तुम पढ़ रहे हो तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी थ्योरी आएगी, मैम हिस्ट्री पढ़ाएंगे, मैं ज्यादा एंटर नहीं करूंगा, इंटरफेयर। आर्यन इन्वेजन थ्योरी बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि आर्य बाहर से आए, आर्य बाहर से आए। तुम्हें कभी मैं जब तमिलनाडु हिस्ट्री में घुसा तो मैं रिसर्च करते करते बहुत दूर चला गया, और इतना बड़ा सेगमेंट है, इतना बड़ा सेगमेंट है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ये बिल्कुल फॉल्स बताई गई। रीजन जानते हो क्या है? हम अपना इतिहास क्यों नहीं लिख सकते? क्या हम बेकार हैं? दुनिया के एआई हम डेवलप कर रहे हैं, कंपनीज हम चला रहे हैं, इतिहास लिखने के लिए तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम है, तुम्हें एविडेंस चाहिए। बिना एविडेंस के लिखोगे तो वो क्या कहा जाएगा? फैंटेसी, कहानियां। तो एविडेंस चाहिए। एविडेंस कौन तुम्हारी कंट्री में लेकर आता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई लाता है। एएसआई स्टैब्लिश किसने की थी? ब्रिटिशर्स ने। तो उन्होंने जब देखा शुरुआती दौर में कि इतनी बड़ी सभ्यता है ये, तो उन्होंने क्या किया? एविडेंसेस को नलिफाई कर दिया। उन्हें समझ में आ गई ये तो इतना साइंटिफिक वे है, इनके जो टेक्स्ट है, इनके जो लिटरेचर हैं, इनके जो रीति रिवाज इतने गहरे, इतने साइंटिफिक हैं। बोला, और मैंने अभी क्या दिखाया, तो उनको ये समझ में आ गया कि ये ब्रिटिश सभ्यता, ये छोटी मछली है, ठीक है, और ये भारतीय सभ्यता है। बोले हम इसको निगल ही नहीं पाएंगे, ये बहुत बड़ी मछली है भाई, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? बोले ना, ये हमारी सभ्यता भी हुई कितने टाइम उनको, तो भारत की सभ्यता को निगल नहीं पाए, क्या नहीं है इनके पास। तो उन्होंने क्या किया? पूरी पिक्चर को बदल दिया। ये इतिहास की सबसे बड़ी साजिश है। ये समझ गए थे कि भारत में अभी तक जितने लोग आए, आप स्टेपी से जितने लोग आए, आप देखो मध्य एशिया से जितने ऐसा भारत का हिस्सा बन गए, चाहे वो सल्तनत काल हो, चाहे वो मुगल काल हो, सब भारत में ही रह के भारत का विकास करने में लग गए, किया जैसे भी किया। लेकिन कभी भी अंग्रेज भारत के साथ नहीं जुड़ पाए। क्यों? वो जानते थे कि भारतीय सभ्यता हमें खा जाएगी, हमें लील जाएगी। हम जैसे इसके अंदर घुसेंगे, इसकी जो लाइफ स्टाइल है, इसकी जो सोच है, वो हमें खा जाएगी। तो इन्होंने क्या किया? साजिश किया। बोले पहले इसका कल्चरल सेटअप खत्म करो। जब मायकाले अपने फादर को लेटर लिखता है कि मैं भारत के गांव-गांव पे गया, यहाँ ना कोई चोर है, ना कोई बेईमान है, सब बड़े सुखी और बहुत आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, इन्हें भौतिक चीज़ों से कोई ऐसा लगता है अट्रैक्शन ही नहीं है, इनका सुख तो इस दुनिया से ऊपर क्या है। बोले मैं इस देश पे कब्जा नहीं कर सकता तब तक कि जब तक कि इन भारतीयों को इनकी जड़ों से काटना दो। और फिर हमारी जड़ों से काटने का जो सिद्धांत शुरू हुआ वो इतने बड़े लेवल पे चला गया, इतने बड़े लेवल पे चला गया कि पूरी पिक्चर बदल गई। हम भारतीय कोई भी सामने खड़ा होकर इंग्लिश एक बार बोल दे तुरंत, जो बेचारा वर्नाकुलर लैंग्वेज का बच्चा है वो तुरंत सही कह रहे हैं। मैंने स्टैंड अप इन द मिडिल ऑफ द कॉर्नर, हे यू टू, हे बोथ ऑफ यू टू, ठीक है। हम किसी तरीके से मन में ट्रांसलेशन चल रहा होता है, सही लग रहा है, हैव लगेगा, हैव लगेगा, ऐसे तो होता है। हम पूरे टाइम इसी में रहते हैं, अजीब से नए नए शब्द आ जाते हैं, ये पूरा पिक्चर चेंज हो गया। हमने उनका बताया इतिहास पढ़ना शुरू किया, उन्होंने वही एविडेंसेस रखे। उन्होंने कहा आर्यंस बाहर से आए थे। आर्य, इतिहास कहता है आर्य मतलब श्रेष्ठतम लोग को कहा जाता है। हमारे समाज के जो श्रेष्ठतम लोग थे, जो ज्ञान, विज्ञान, मैथमेटिक्स, उन्हें आर्य कहा गया था। आर्य कोई जाति नहीं थी। बट मैंने ये भी क्लास में कहा था, ज्यादा दिन दूर नहीं है, सिर्फ 15 साल और एआई
जिस दिन साइमुलेशन कर देगा, सारा डाटा इकट्ठा हो रहा है एआई पे। देखो उस समय चैट जीपीटी नहीं आया था जब मैंने क्लास में पढ़ाया था, चैट जी उसके मैंने कहा था ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 15 साल और इसके बाद क्या होगा, ये सारा डाटा जो इकट्ठा हो रहा है ये साइमुलेशन में डाला जाएगा, और जैसे ही साइमुलेशन में आएगा तुम्हारे सामने सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा कि एक्चुअली में आर्य कहीं से आए नहीं थे, यहाँ से पूरी दुनिया में हमने ही लोगों को भेजा था। और यही कारण है, अभी प्रधानमंत्री ने 2-3 दिन पहले कहा था, अगर ध्यान होगा, कि भारत पूरी दुनिया में मानव संसाधन की सप्लाई कर सकता है। बहुत ध्यान से पढ़ा करो न्यूज़पेपर, हिस्ट्री ये सारी चीज़ों को बता रहा है। इतिहास विषय नहीं है, इतिहास में तुम अपने गर्व के क्षण ढूंढ सकते हो, और जब किसी देशवासी को अपने राष्ट्र पर गर्व होता है तो ही वो उसके विकास में भागीदार बनता है। और तुम कौन हो? एजेंट ऑफ चेंज। तुम्हारा काम क्या है? बदलाव लेकर आना। तुम अगर ये सोच रहे हो कि सुबह टिफिन लेके निकलेंगे 9 बजे और शाम को 5 बजे घर आ जाएंगे, तो भूल जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है एजेंट ऑफ चेंज बना। लेकिन कौन चेंज करेगा? जो चीज़ों को समझ सके, बदलाव लेकर आ सके। तो हिस्ट्री को पढ़ने का नज़रिया ज्योग्राफी से अलग रखना, ठीक है? पढ़ोगे? खत्म हो जाएगी 1 हफ्ते में? पक्का? चलो फिर बढ़िया। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए, मेहनत जो की, थैंक यू।